हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज का 16वां सेट है। 15 सेट हम लोग कर चुके हैं। आज फिर 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कल विश्वकर्मा पूजा थी इसलिए क्लास नहीं हुआ था। भारती विकास, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन जो है आज के सेट का कि राष्ट्रहित में संसद, राष्ट्रहित में भारत की संसद राजसूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, यानी राजसूची के विषय पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है ना। 5 ऐसे अवसर हैं संवैधानिक रूप से जब राजसूची के विषय पर संसद के द्वारा विधि निर्माण किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 249 है, 250 है, 252 है, 253 है और 356 है। यही 5 अनुच्छेद हैं। 249 राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, 250 देश में राष्ट्रीय आपात लागू रहने की स्थिति में, 252 राज्य विधान 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल के आग्रह पर, 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने के लिए और 356 जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, है ना। तो इसमें जो विकल्प है केवल इससे संबंधित है ना। केवल 249 से संबंधित है। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से लोकसभा को यह करने का अधिकार नहीं है ना। लोकसभा का यह अधिकार नहीं होता है कि वो विधि बनाने की शक्ति राजसूची के विषय पर संसद को सौंप सके। ये अधिकार लोकसभा के पास है ही नहीं। इसलिए यहाँ भी लोकसभा है, नहीं होगा। यहाँ भी लोकसभा है। जब लोकसभा के पास अधिकार ही नहीं है तो साधारण और विशेष बहुमत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये अधिकार लोकसभा के पास है ही नहीं। ये विशेषाधिकार केवल राज्यसभा के पास है। अब राज्यसभा द्वारा, इसलिए ये दोनों विकल्प तो यूं ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि इसमें लोकसभा का प्रयोग किया गया है ना। उत्तर भेजे हैं क्या आकाश? खुश रहिए। क्लास नहीं और लोगों का तो आ रहा है। अच्छा, बात कर लीजिएगा। नंबर था ना आपके पास आकाश? गुड इवनिंग सुमन। इवनिंग की ही आदत पड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग। अभी तो मॉर्निंग ही चल रहा है। अच्छा, बाद में वो जो नंबर दिया हुआ है हम फिर से दिखा देंगे आपको, है ना। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से, ये भी नहीं है। न साधारण बहुमत से राज्यसभा देता है न विशेष बहुमत से देता है, क्योंकि विशेष बहुमत में क्या होता है? कुल का आधा, आधे से अधिक, है ना। जो विशेष बहुमत होता है संसद में, आधा से अधिक, और मतदान में मतदान का 2/3, ये विशेष बहुमत है। साधारण बहुमत में दोनों 50% से अधिक होता है। लेकिन राज्यसभा जो ये काम करती है ये दोनों 2/3 होगा, यानी कुल का 2/3, और मतदान जो होगा उसमें समर्थन भी 2/3 का चाहिए। इस बहुमत से होगा, है ना। राज्यसभा किसी विषय को, आर्टिकल 249 में ही प्रावधान है कि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव पारित कर राजसूची के किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति
संसद को सौंप सकती है। तो यहाँ जो है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, है ना, तो यही विकल्प सही है, इसलिए उत्तर यही होगा, है ना। दोनों में 2/3 चाहिए। इस बहुमत का प्रयोग हमारे समझ से संविधान में 2 ही जगह है। एक आर्टिकल 249, जब राज्यसभा राजसूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद को सौंपती है, इस बहुमत का प्रयोग होता है। और दूसरा आर्टिकल 61, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे हटाना रहता है, तो इसी बहुमत से प्रस्ताव पारित करने की व्यवस्था है। अन्य जगहों पर कहीं दिखा नहीं है ना। तो ये बहुमत अनुच्छेद 61 में है और अनुच्छेद 249 में है। 2 ही जगह इसका प्रयोग दिखता है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग और राज्यसभा को विशेषाधिकार, है ना। दूसरा क्वेश्चन, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, पिछले साल 2023 में मोदी सरकार के विरुद्ध लाया गया था। मणिपुर के मसले पे प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया था। इससे सरकार के बहुमत का परीक्षण होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है, ये बाध्यकारी है। साधारण बहुमत से लोकसभा को पारित करना होता है। अब थोड़ा एक विकल्प पर विचार कर लेते हैं। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, ये कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव संविधान में कहीं इसकी चर्चा नहीं की गई है, किसी आर्टिकल में नहीं। पूरे जो 395 हैं, कोई किसी आर्टिकल में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं है। इसका प्रावधान संसदीय नियमावली में है। संसदीय नियमावली में प्रावधान है अविश्वास प्रस्ताव का। संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा कथन जो है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लाया जा सकता है। चूंकि लोकसभा के बहुमत से ही सरकार चलती है, तो फिर राज्यसभा में इसे पेश करने का कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और केवल लोकसभा, केवल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आंसर दिए थे क्या? बी, सी, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, है ना। सर्वप्रथम भारतीय संसदीय व्यवस्था में 1962 में चीन से जब नेहरू हारे थे, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रायः प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लाया ही गया है। मोदी के खिलाफ 2018 में राफेल वाले मुद्दे पर लाया गया था, 2023 में मणिपुर वाले मुद्दे पर लाया गया है। लेकिन अभी तक बता सकते हैं कि अभी तक कौन प्रधानमंत्री है जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण अपने पद से हटा? एक ही प्रधानमंत्री हैं, बता सकते हैं कौन है जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पद छोड़ना पड़ा था? अभी तक एक ही हैं। हालांकि लाया गया है, प्राय प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध आया ही है। छोटे को छोड़ दीजिए तो कोई है? अटल जी। हम यही चाहते थे कि आप अटल जी उत्तर लिखिए, क्योंकि उससे भी एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, विकास का उत्तर सही आ रहा है। अभी तक मात्र एक ही प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण हटना पड़ा था, और वो प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह। 1990 में उनके विरुद्ध लाया गया था प्रस्ताव, पारित हुआ था और उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। जिन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिखा है, अटल जी का नाम है, अटल जी और एचडी देवगौड़ा विश्वास प्रस्ताव के कारण हटे थे, अविश्वास प्रस्ताव के कारण नहीं हटे हैं। अंतर है इसमें।
अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है लोकसभा में ही, जबकि विश्वास प्रस्ताव सरकार खुद लाती है लोकसभा में ही। विश्वास प्रस्ताव अगर पारित होता है साधारण बहुमत से सरकार रहेगी, अगर नहीं पारित हो पाता है तो सरकार को जाना होगा। तो अटल जी और एच.डी. देवगौड़ा, ये दो लोग विश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़े हैं। बस विश्वास प्रस्ताव इनके पक्ष में नहीं आया था, विरुद्ध चला गया था इसलिए। और एक बात जानने वाली और भी है कि विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख न तो संविधान में है, संविधान में तो नहीं ही है। जब अविश्वास नहीं है तो ये कहां से रहेंगे? संविधान में भी नहीं है और संसदीय नियमावली में भी नहीं है। दोनों में से किसी में नहीं है। ये समय के साथ विकसित हुआ है ना। विशेषकर जब गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हुआ, तोड़ जोड़ कर जब सरकारें बनती है तो राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं और कहते हैं कि इतने समय सीमा के भीतर बहुमत साबित करके दिखाइए। तो बहुमत साबित करने के लिए सरकार स्वयं ये प्रस्ताव लाती है। इसीलिए गुड मॉर्निंग रमान, राजकुमार गुड मॉर्निंग, अंकित। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, अंकित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होंगे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण वीपी सिंह हटे हैं 1990 में। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार हटे हैं विश्वास प्रस्ताव गिरने के कारण। एक बार 1996 में, दूसरी बार 1999 में। एच.डी. देवगौड़ा 1997 में हटे थे, है ना। अटल जी का 2 बार है। हालांकि पहली बार 1996 में मतदान हुआ नहीं था, मतदान से पहले ही जाकर त्यागपत्र दे दिए थे राष्ट्रपति को, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा विश्वास प्रस्ताव वाले हैं, वीपी सिंह अविश्वास प्रस्ताव वाले हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) में दिए गए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से कौन सा निर्बंधन आरोपित नहीं किया गया है? 8 सीमाओं निर्बंधन के अधीन रखा गया है ना। 8 हैं, उस 8 में से कौन नहीं है ना। जैसे भारत की संप्रभुता एवं अखंडता है, राष्ट्र की सुरक्षा है, विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध हैं, लोक व्यवस्था है, सदाचार और शिष्टाचार है, न्यायालय की अवमानना है, मानहानि है और दूसरे को अपराध करने के लिए प्रेरित करना। इस 8 के तहत कविता, तो ये 8 हैं, है ना। अब यहां लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन 8 हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध, देखते जाइएगा विकल्प में है कि नहीं है, लोक व्यवस्था, सदाचार और शिष्टाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना और किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करना। इन्हीं शर्तों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा गया है। अब देख लेते हैं, आंसर आया है ना। इस बार कोई सही नहीं आ रहे हैं, हम ही कर लेते हैं। विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध, ये उस 8 में है, तीसरे नंबर पे है। विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध, आकाश सही है, भारती अब सही आ रहा है, राजकुमार भी सही बोल हैं। किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करना, ये भी सीमा है। कोई बोलता है तो मुंह से बात नहीं निकलती है, आगे निकलती है, देखते हो किसी को बोलते हुए। तो ऐसे आगे निकलने वाले से तो अपराध करने के लिए लोग प्रेरित हो ही जाते हैं, नहीं। तीसरा, लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार, ये भी है। सरकार की आलोचना करना, ये 19(2) के शर्तों में शामिल नहीं है। सरकार की आलोचना की जा सकती है और
2016 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी है। के निर्णय के अनुसार सरकार की आलोचना करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। ऐसे ये जो 8 निबंधन हैं अनुच्छेद 19(2) में दिए गए हैं, और इस 8 में ये सबसे 8वें नंबर पे है ना। सॉरी, ये नहीं, आठवें नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, और सदाचार और शिष्टाचार ये लगता है 5वें नंबर पर होगा, है ना। तो 8 में से 4 तो हमने पूछ ही दिया, ये तीसरे नंबर पे है, ये 8वें नंबर पे है। ये है नहीं, उस 8 में शामिल भी नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। रामान है, सही है भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है और 8 में शामिल है भी नहीं, इसलिए सी ही उत्तर होगा। 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन नहीं? तो आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, एकदम डायरेक्ट आंसर पर पहुंचना है। नहीं, कौन सा नहीं होगा? भारत के सभी लोगों में समरसता और बंधुत्व की भावना का विकास करना, और इसी में यह भी है कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ना। तो ये तो है ही, लगता है कि 4 नंबर पे है। भारत की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्ता को संरक्षित रखना, ये नहीं है। हम अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का महत्व समझेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे, ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। ऐतिहासिकता शब्द का तो मौलिक कर्तव्य में प्रयोग भी नहीं है, इसका प्रयोग भाग 4 में है ना। 4 क में नहीं है, अनुच्छेद 49 में है ना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, ये तो है, और दिन रात उसी प्रयास में लगे भी रहते हैं। नहीं, पीडीएफ खुशी पीडीएफ हाँ जाता है जी, रहता है किसी पर अवेलेबल। अब कल बताएंगे, जानकारी तो नहीं है कि पीडीएफ जाता है कि नहीं जाता है। अगर जाता है तो कल जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। अब अभी तो हमको खुद जानकारी नहीं है, तो हम आपको क्या जानकारी दें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये भी उसमें शामिल है ना। एक ही साथ इसको रखा गया है। इस वाले को समरसता, बंधुत्व और स्त्रियों का सम्मान, ये दोनों एक ही साथ है, अलग अलग इसके लिए पॉइंट्स नहीं है वहाँ, लेकिन है मौलिक कर्तव्य, ये नहीं है। ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्ता को संरक्षण, यही होगा। और अंतिम, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित है ना, निर्वाचित है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा, होने के लिए निर्धारित योग्यता में से निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? ये भी तो सीधा क्वेश्चन है भाई, कौन सा होगा, कौन गलत है, बताइए। चारों में से कौन सा गलत है? देखकर बताइए। चलिए, सही है। रजनी, आकाश और
सुधीर, सही नहीं है सुधीर, सुमन सही है। ज़्यादातर लोग सही ही उत्तर दे रहे हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये तो सही ही है। लाभ के पद पर न हो, सही ही है। हालांकि अगर राज्यपाल के पद पर है, मंत्री के पद पर है, संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो ये लाभ के पद के अंतर्गत शुमार नहीं किया जाता है। पागल के लिए भारत में कोई पोस्ट नहीं है, हालांकि अमेरिका में है ना। ट्रंप साहब पागल से कम नहीं है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो अमेरिका में है ये फैसिलिटी कि पागल भी लड़ सकते हैं, भारत में नहीं है, साफ वर्जित कर दिया गया है। तो ये भी सही है। संसद का सदस्य बनने की योग्यता हो, यही गलत है। संसद का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य। इसको थोड़ा माइन्यूटली देख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं करना है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा है, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा है और राज्यपाल के लिए विधानसभा है योग्यता में। हालांकि कोई अंतर हमको नहीं दिखता है। लोकसभा विधानसभा में तो कोई अंतर है भी नहीं। राज्यसभा में एक उम्र का अंतर है 25-30 का, तो कोई अंतर है नहीं। लेकिन जब अलग अलग संविधान ही राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा लिख रहा है तो मानना यही होगा। और अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर राज्यसभा होगा। जिसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा या फिर विधानसभा होगा, है ना। तो यहाँ पर संसद यही गलत था, राज्यसभा हो जाएगा। राष्ट्रपति रहेंगे, लोकसभा होगा। राज्यपाल रहेगा, विधानसभा होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रहित में भारत की संसद राष्ट्र सूची के विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, इसके लिए संकल्प। ये क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन ये 5 प्रावधान हैं, 249, 250, 252, 253 और 356, जिसमें उपस्थित क्या है, क्या लिखे हैं, उपराष्ट्रपति के लिए 35 है एज। दोनों अलग बात हो गया, नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे राज्यसभा सदस्य हैं आप, ये जरूरी नहीं होता है। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है, ये कहा गया है ना। वो योग्यता आप पूरा करते हैं कि नहीं, ये प्रावधान हमारे समझ से मुख्य रूप से इसलिए जोड़ा गया है कि राज्यसभा या लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो अयोग्यताएं घोषित हैं वो यहाँ लागू हो जाए। साथ में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक होता है, तो वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, ये सब जो शर्तें वहाँ हैं वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लागू हो जाता है ना। इसलिए रखा गया है। तो इसलिए वो रखा गया है। जैसे मान लो कोई सजा याफ्ता है, मान लो लालू जी ही हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा किसी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये योग्यता नहीं रहती तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के वो चुनाव तो लड़ सकते थे, कहीं किसी राज्य के राज्यपाल भी बन सकते थे। अब ये शर्त है जोड़ी हुई तो स्वाभाविक है कि हर जगह के लिए अयोग्य हो चुके हैं, क्योंकि ये शर्त है, सजा याफ्ता हैं, चुनाव लड़ने पर ही रोक है उनके। तो योग्यता का निर्धारण इसलिए है। राज्यसभा सदस्य बनने की उम्र तो 30 वर्ष है ही, लोकसभा 25 वर्षीय है, विधानसभा 25 वर्षीय है। तो एज पहले ही कह दिया गया कि 35 वर्ष है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये 5 हैं। यहाँ 249 वाला क्वेश्चन है। और राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव संविधान में कहीं चर्चा इसकी नहीं है। ये कथन सही है, इसकी चर्चा संसदीय नियमावली में किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव चूंकि सरकार के बहुमत का ही परीक्षण होता है, इसलिए लोकसभा में ही पेश होगा,
राज्यसभा को सरकार के बहुमत से कोई लेना देना है नहीं, कोई अधिकार उनके पास नहीं है। तो दोनों कथन सही है। एकमात्र प्रधानमंत्री वीपी सिंह है जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा विश्वास प्रस्ताव गिरने के कारण पद छोड़े थे। दोनों में अंतर है। विश्वास प्रस्ताव सरकार स्वयं लाती है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। दोनों लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ सरकार जाएगी, विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ सरकार रहेगी। अपोजिट ही है ना, जस्ट उल्टा। एक कॉन्फिडेंस मोशन है, दूसरा है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन है। एक के साथ नो लगा हुआ है, एक के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है। तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के में जो 8 हैं रखे गए सीमाएं, शर्तें, उस शर्त में सरकार की आलोचना करना शामिल नहीं है। वैसे भी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि सरकार का आलोचना करना लोगों का मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की सरकार से अपेक्षाएं होती हैं और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो उन्हें सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐतिहासिकता का संरक्षण मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। अनुच्छेद 49 में इसका उल्लेख है। और ये तीनों जो है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास ये है। भारत के सभी लोगों में समरसता एवं बंधुत्व की भावना का विकास ये भी है। और हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये भी मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता है, उम्र है ही, भारत की नागरिकता है ही, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यहां संसद लिखा हुआ था, इसलिए यही कथन गलत है। बैच शुरू हो चुका है, 70 दिन का टारगेट बैच, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। बैच 4 तारीख से ही शुरू हुआ है, मंडे को क्लास हुआ है। कल विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी थी इसलिए क्लास नहीं हुआ है। आज से अब रेगुलर क्लास होगा। हिंदी मीडियम में है, रोज 2.5 घंटे का क्लास होगा, 7:30 से 9 बजे तक 1.5 घंटे का क्लास चलेगा। नोट्स दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दिया जाएगा और जो बोर्ड पर लिखा जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। जुड़ना चाहते हैं मोबाइल वालों के लिए ये है, कंप्यूटर या लैपटॉप वाले के लिए ये है ना। कोई दिक्कत है, आकाश आप पूछ रहे थे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कैसे जुड़ना है। तो हाँ, बिल्कुल सही है नीतीश। अरे बेटा, वैसे नाम का प्रयोग नहीं होता है, तुम तो भ्रम पैदा कर देते हो क्योंकि नीतीश कुमार पोस्ट में पलटू चाचा लिखे हुए तो मुख्यमंत्री थोड़े पॉलिटी पढ़ेंगे। है ना, वो अलग ना है, आप अलग हैं और फिर उनसे आप अपने आप को क्यों जोड़ते हैं? आप भी स्पेशल हैं भाई। हर व्यक्ति इस दुनिया में स्पेशल होता है, सबके पास अपनी विशेषता होती है। सबको भगवान अगर बनाते होंगे तो स्पेशल ही बनाकर भेजते हैं, तो आप उनके साथ अपने आप को क्यों जोड़ते हैं? नहीं, उनकी अपनी खासियत है, आपकी अपनी खासियत है, इसलिए उनके नाम के साथ नाम में समानता है, लेकिन ऐसे अपने आप को मत जोड़िए, है ना। अपने को कमतर क्यों आंकते हैं? सब कोई विशेष है, सब गुणों से भरा हुआ है। उनमें कुछ और गुण है, हम लोगों में कुछ और है, आप में कुछ और है। अब नाम तो है तो नाम तो समानता रहती ही है, इसकी कौन सी बड़ी बात है?
उनका व्यक्तित्व अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग होगा। इस पर अगर दिक्कत है किन्हीं को भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर कल 5 क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी तक 60 क्वेश्चन हो चुका है, तो अगर कुछ लाभ होता होगा तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलिए आपको लाभ है। परीक्षा सर पे है, 2 महीने के भीतर परीक्षा हो जाएगी। आज बल्कि 2 महीना में अब एक दिन कम ही हो गया, 17 सितंबर पार कर गया है, 17 नवंबर को परीक्षा होनी है। बीच में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ भी है, जो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करेगा ही, इसलिए पूरे एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर लगे रहिए, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं 11:30 बजे 5 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।